श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे क्लास 11 का लेसन 4 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अपन इसमें कंपनी के प्रमुख प्रलेख देख रहे थे, जिसमें से कल अपन ने देखा था पार्षद सीमा नियम, और उसके बाद अपन आते हैं पार्षद अंतर नियम, उसके बाद प्रावधान। तो पहले अपन देख लेते हैं पार्षद सीमा नियम का मतलब होता है जिसके अंतर्गत किसी भी कंपनी को बनाने से संबंधित नियम, उद्देश्य और उसका कार्यक्षेत्र, यानी कि कंपनी किस उद्देश्य से बनाई जा रही है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी पर सरकार द्वारा बहुत सारे नियम कानून लागू हो सकते हैं। तो पार्षद सीमा नियम की जो विषय वस्तु होती है उसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। अब हम देखते हैं पार्षद अंतर नियम क्या है। तो पार्षद अंतर नियम को भी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख कहा गया है, लेकिन ये पार्षद सीमा नियम के बाद में आता है। यानी कि पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जो उद्देश्य नीतियां बनाई गई हैं उनको फॉलो कराना ही पार्षद अंतर नियम का कार्य होता है। तो इसको दूसरे दर्जे का महत्वपूर्ण प्रलेख माना गया है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, पार्षद अंतर नियम। अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पार्षद सीमा नियम के सहायक होती है, मतलब कि पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जो भी उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यविधियां दी गई रहती है उनको सहायक रूप से सारी कंपनी में लागू करवाना पार्षद अंतर नियम का कार्य माना जाता है। दूसरा होता है आंतरिक प्रबंध के साथ साथ अधिकारियों के कार्यों को भी निश्चित करते हैं। यानी कि पार्षद सीमा नियम में तो क्या हो गया, कंपनी का उद्देश्य निर्धारित कर दिया, कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया। अब उसके बाद में संपूर्ण प्रबंध में, यानी कि संपूर्ण कंपनी में तालमेल बैठाना, उनका प्रबंध करना, साथ ही साथ किस अधिकारी को क्या कार्य सौंपा जाएगा उसका विवरण पार्षद अंतर नियम में दिया गया रहता है। तीसरा होता है कंपनी और सदस्यों के बीच में अनुबंध। अब कंपनी अलग होती है और उसके जो सदस्य अर्थात अंशधारी होती है वो अलग होती है, उनका दायित्व भी अलग अलग होता है। अंशधारी चाहे कि वो कंपनी के प्रबंध में भाग ले तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए उनके मध्य में अनुबंध का वर्णन पार्षद अंतर नियम में दिया गया रहता है। चौथा होता है पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य के अनुरूप कार्य किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए होते हैं कि हमें कंपनी किस उद्देश्य से चलानी है, लाभ प्राप्त करना है, कितना करना है, कैसे कार्य किया जाना है, उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति जो होती है वो पार्षद अंतर नियम के द्वारा ही की जाती है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम, यानी कि पार्षद अंतर, पहले तो अपन ने पढ़ा था कि पार्षद सीमा नियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, लेकिन अगर पार्षद अंतर नियम में अपन कुछ हद तक परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन किसके अनुसार होगा, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों के अनुसार ही उसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर परिवर्तन में कोई मतभेद आता है कि पार्षद सीमा नियम अलग दिख रहा है, पार्षद अंतर नियम अलग दिख रहा है, तो चीज किसकी मान होगी, पार्षद सीमा नियम की मान होगी, क्योंकि वह कंपनी का प्रमुख प्रलेख माना जाता है। इसके अलावा अगर पार्षद सीमा नियम में अपन परिवर्तन की बात करें तो उसको परिवर्तित तो वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवर्तित करना है अपन को तो अपन को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही अपन पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रावधान किसे कहते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसे अपना स्कूल संचालित करना है, अब स्कूल संचालित करने से पहले वो क्या करता है, स्कूल की सारी डिटेल लेता है, एक पैम्पलेट निकालता है, जैसे कि स्कूल में इतनी फैसिलिटी है, लैब है, कंप्यूटर लैब है, बाहर से टीचर्स आए हुए हैं, ये सारी चीजें, तो ये उनका क्या हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, उनका प्राविवरण हो गया। वैसे ये कंपनी होती है जो क्या करती है, जनता को अंशों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है, अर्थात कंपनी की सारी डिटेल देना कि हमारी कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ और उसकी क्या रिपोर्ट है, कितना उसने प्रोग्रेस किया है, कौन कौन से उसमें इन्वेस्टर लगे हुए हैं, तमाम तरीके की जानकारी देना। लेकिन वो जानकारी कैसी होनी चाहिए, एकदम सही और सटीक होनी चाहिए। अगर जानकारी वो गलत होती है और अगर जनता के साथ धोखाधड़ी होती है तो उनको उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, जिसको जनता को। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्राविवरण क्या होता है जो, तो अपन देख रहे थे कि प्राविवरण किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई रहती है, ताकि वह जनता क्या करे, उस प्राविवरण को देखकर कंपनी के अंशों को क्रय करने के लिए आतुर हो, यानी कि उनमें इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हो, उसको हम कहते हैं प्राविवरण। अब प्राविवरण की विशेषताएं होती है प्रलेख। तो प्राविवरण एक लिखित रूप में एक प्रलेख होता है जो एक कागज पर कह सकते हैं छपा हुआ रहता है, जिसके कारण जिसमें क्या होता है, कंपनी से संबंधित सारी डिटेल होती है। अब आजकल तो क्या होता है, टीवी पर अपन या इंटरनेट के माध्यम से अपन देख सकते हैं किसी भी कंपनी की डिटेल में, वैसे इसकी विशेषता क्या होती है, प्रलेख के माध्यम से इसको जाना जाता है। दूसरा होता है जनता हेतु। अब
जनता के लिए तो अपन प्रारूप बना ही रहे हैं ताकि जनता क्या करे, प्रारूप को देखे और उसको देखकर किसी भी कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए इच्छुक हो। इसीलिए प्रारूप कैसा होना चाहिए, स्वच्छ और स्पष्ट। पहले तो वो साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया। स्पष्ट ऐसा होना चाहिए ताकि हम उस कंपनी की डिटेल को देखकर स्पष्ट रूप से उसको समझ सके कि कंपनी क्यों, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्या उद्देश्य से बनाई गई और हमें इसमें इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉफिट होगा। तो वो सारी चीजें इसमें जनता को स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। तीसरा होता है प्रस्ताव हेतु निमंत्रण। प्रारूप अपन क्यों जारी कर रहे हैं कोई कंपनी, ताकि जनता को हम प्रस्ताव दे सके कि आप प्रारूप को देखिए, उसमें अच्छे इंटरेस्टेड रहिए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा और शेयर्स की वैल्यू कम होगी। तो यानी कि वो कुल मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है और हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए प्रस्ताव हेतु निमंत्रण यानी जनता को प्रस्ताव दिया जाता है। आप देखते हैं प्रारूप की विषय सामग्री क्या होती है, यानी कि प्रारूप में कौन कौन सी बातों का उल्लेख होता है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम और उसका पता। प्रारूप में सबसे पहले जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का प्रारूप बनाएंगे उसका नाम भी दिया जाएगा, साथ ही साथ उसका पता भी दिया जाएगा और वह कार्यालय जहाँ पर काम होता है उसका पता दिया जाता है। दूसरा होता है कंपनी के उद्देश्य। एक कंपनी किस उद्देश्य से बनाई गई है उसका डिटेल दिया रहता है कि हमें कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना है, जनता की सेवा करना है या प्रॉफिट गेन करना है, तो उसके उद्देश्य के बारे में भी प्रारूप में बताया जाता है। तीसरी चीज होती है अंशों की संख्या और प्रकार। अभी आप पढ़ेंगे अकाउंट में अंश भी, पूर्वाधिकारी अंश, समता अंश, बहुत सारे अंश होते हैं जिनके बारे में, तो उसमें प्रारूप में क्या दिया रहता है, अंशों की संख्या कितनी है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। अंकेक्षक का नाम एवं पता। अब अंकेक्षक का मतलब होता है कि कंपनी की ऑडिट करता है, यानी कि कंपनी की सारी डिटेल देखता है कि कंपनी किस स्थान पर बनाई गई है, कितने समय में बनाई गई थी, कितने एरिया में बनाई गई थी। तो उन सारी चीजों के में ऑडिटर का नाम भी दिया रहता है और उसका पता भी दिया रहता है। पांचवा होता है संचालक के नाम और पते। अब यानी कि एक निजी कंपनी होगी तो 2 संचालक होंगे, न्यूनतम और अधिकतम होंगे 15। ऐसे सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम होंगे 3 और अधिकतम होंगे 15। तो कौन कौन से संचालक है कंपनी में, उनके क्या क्या नाम है और उनके क्या क्या पते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी भी प्रारूप में दी गई रहती है। अब अपन देखते हैं भ्रामक एवं कपटपूर्ण प्रारूप। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रारूप है जिसके बारे में क्या हुआ, कभी कभी अपन क्या करते हैं गलत चीज का विवरण दे देते हैं। वैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं, अपने व्यवसाय की ख्याति को बढ़ावा देने के लिए प्रारूप में बहुत सारी चीजें क्या करती है, झूठ मूठ बढ़ा देती है कि हमारा प्रॉफिट पिछले साल 10 लाख था और आज बढ़कर कितना हो गया, 20 लाख हो गया। हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एरिया में, इस तरीके से झूठे दिखावा दे देते हैं। अब झूठा दिखावा हम किसी बारे में देंगे तो जनता तो क्या होगी, उसके प्रति आकर्षित होगी और शेयर खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएगी। तो अगर किसी भी जनता के साथ गलत प्रारूप को बताकर धोखाधड़ी हुई है तो उसको भी क्या होता है, 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो होता है भारतीय प्रसंविदा यानी कि अनुबंध के अनुसार जो कंपनी और किसके अंशधारियों के मध्य में हुआ है, और एक कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। तो सबसे पहला होता है भारतीय प्रसंविदा के अनुसार वह अनुबंध तोड़ सकता है, यानी कि संबंधित व्यक्ति जिसने प्रारूप में देखकर उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब उसे पता चला कि प्रारूप तो झूठ था, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, इसीलिए वो क्या कर सकता है, कंपनी से अनुबंध तोड़ सकता है। अब कंपनी से उसने अनुबंध तोड़ा और मान लीजिए कंपनी में उसने 1 लाख के शेयर्स लगाए थे। अब 1 लाख के शेयर्स लगाए थे लेकिन कंपनी तो फ्रॉड निकली, इसीलिए वो क्या कर सकता है, क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा होता है कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। तो अगर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी अंशधारी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है प्रारूप के संबंध में, कि प्रारूप में गलत जानकारी थी और उसको देखकर जनता ने शेयर्स खरीद लिए, तो सबसे पहला होता है कि जो संचालक मंडल और जो प्रवर्तक है जो क्या करते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्टस निकालती है जिसके बारे में क्या होता है, कंपनी की जानकारी होती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वो संबंधित व्यक्ति उसके प्रति कार्यवाही कर सकता है कि इस संबंधित व्यक्ति की वजह से मुझे धोखाधड़ी मिली है। दूसरी चीज होती है कि ऐसे ही संचालक मंडल और प्रवर्तक जिन्होंने गलत प्रारूप बनाया, गलत कंपनी के बारे में जानकारी दी, जिसको देखकर जनता को भ्रम उत्पन्न हुआ और उसने शेयर्स खरीद लिए, तो उसके प्रति दंडनीय जुर्माना भी दे सकती है। अब वो जुर्माना कितना होगा, वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत डिसाइड होता है। तो ये हुआ हमारा भ्रामक और कपटपूर्ण विवरण। इस प्रकार अपना जो चौथा लेसन था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का निर्माण, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप घर पर इसकी स्टडी
नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।